नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए सविता पाठक की लिखी हुई कहानी हिस्टीरिया। सविता पाठक जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में अंग्रेजी की प्राध्यापक व एक सशक्त लेखिका हैं। वे एक सिद्ध अनुवादक भी हैं। सुनिए उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। फूला सुनता नाचने के लिए खड़ी हुई। आंगन सबकी भीड़ से कस गया। पाछे हटा कह के अरुण की अम्मा ने भीड़ को नियंत्रित किया। बिना चाचा की बारात विदा हुए भी मुश्किल से घंटा भर हुआ है। दूल्हे की जीप में गांव के बाग के 2 चक्कर गांव की बहुओं ने भी लगाए। ड्राइवर साहब ने भौजाइयों से बख्शीश लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बारात विदा करने का अर्थ यहाँ कुछ पल के लिए गांव भर के मर्दों को विदा करना है। वैसे इसमें खेती किसानी और भैंस सानी में खप गए मर्द नहीं आते थे, जैसे कि मासू कक्का या रामजोई। जो भी हो, इस दिन ही इन्हें अपने मर्द होने का हक मिलता। गांव में थोड़ी देर के लिए छा जाता है स्त्री राज। मर्दों के ढेरों रूप धरे स्त्रियां। शीला बुआ ने तो हद ही कर दी। कपड़े का शिश्न बनाकर औरतों के पीछे दौड़ने लगीं। माया बुआ तो सबकी उस्ताद। ऐसे मौक़ों पर तो वो भाई बाप किसी को नहीं छोड़ती। दमा मारला भैया, बाहिन लागी। हर अंतरा ऐसा कि पोर्नोग्राफी की कोई किताब शर्मा जाए। अर्चना को अंदाज़ा था इन सब का। बचपन से ये लीला देखती आई है। बारात जाने के बाद वो चुपचाप चादर ओढ़कर लेट गई, लेकिन फूला सुनता का नाम सुनकर वो भी उठ बैठी। ना, फूला सुनता बनारस से नहीं थीं। शुक्र है वे अब नहीं आती। वैसे भी अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। फूला सुनता 2 सहेलियों का नाम है। कहते हैं 4 गांव लांग के ये शादी ब्याह में शामिल हो ही जाती हैं। अर्चना ने इनके बारे में बहुत कुछ सुना था। बहुत कुछ यानी कुछ भी नहीं। मसलन वे कितने तक पढ़ी हैं, कैसे वे घर बार से विलग यूँ शादी ब्याह में नाचने गाने लगीं। लेकिन उसने वो सुन रखा था जो हर सूचना पर भारी पड़ता था। वे बहुत फेमस थीं। फेमस मतलब उनके बारे में सबको पता है। अर्चना ने तय किया था कि वो फेमस लोगों से कोई मतलब नहीं रखेगी, लेकिन फूला सुनता का नाच देखने से कौन खुद को रोक सकता है। उसे सुन रखा था वे जब नाचती हैं तो नागिन की तरह लौट जाती हैं, पाँव पटकती हैं तो महुआ झरने लगता है। उनके गीत कलमी आम की तरह खटमिट्टे हैं। फूला सुनता ने 2 जोड़ी घुंघरुओं की छागल एक एक पाँव में बांध लिया, मानो दोनों के अलग अलग पाँव ना हों। अपने संयमित स्वभाव के लिए मशहूर दुल्हन अम्मा ने चश्मा ठीक किया और आगे आकर खड़ी हो गई। अर्चना बस फूला सुनता को निहार रही थी। फूला खूब गोरी, आँखों में काजल, हल्की सी धानी साड़ी पहने और सूता सवराई सी हल्की ललछाऊं अर्थात लाल रंग की साड़ी में थी। कान में दोनों ने एक तरह का बड़ा सा पीतल का बाला पहना था। सूता पनवाड़ी भोला की लड़की थी और फूला पंडित शिवराम प्रसाद तिवारी की बेटी। गांव की प्राइमरी पाठशाला में दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। कहते हैं यहीं के पोखर में आधे खड़े होकर उन्होंने एक पान आधा आधा खाया था। बस तब से वे सखी हैं। सचमुच उन्होंने कभी एक दूसरे का नाम न लिया, एक दूसरे को सखी ही कहा। प्राइमरी स्कूल के गाने की प्रतियोगिता में वे हमेशा अव्वल आती थीं। पंडित जी यानी स्कूल के हेडमास्टर साहब ने पुरस्कार में उन्हें वो दिया जिसने उन्हें सारी उम्र के लिए फेमस कर दिया। मासूम बच्चियों को इनाम में पेन केक रिफिल दी और बदले में कुकृत्यों से स्कूल की दीवारों पर लिखे सुंदर वाक्यों पर कालिक पोत दी। लौंडा बदनाम हुआ नसीमन तेरे लिए से लेकर तेरी बजती ढोलकिया देख कर नाचन चली आई ओ बलमा। महफिल जम चुकी थी। फिर उन्होंने छेड़ा धोबिया का निर्गुण। उपरा से मलमल के तन धोया तनि भितरों से धो नावा तजाने। असंख्य गीत। घुंघरू की आवाज़ और पाँव की ज़मीन से ऐसी रगड़ कि पूरे गांव में घुंघरू की आवाज़ गूंज उठी। फूला सूता तो चली गईं, लेकिन वो अर्चना में थोड़ा सा बस गईं। उस दिन से ठीक जैसे बचपन में ट्यूबवेल की पक पक भक भक उसको पानी की तरफ खींच ले जाती थी, वैसे ही घुंघरू की आवाज़ उसको खींचने लगी। जी करता पाँव में 36 पीतल के घुंघरुओं की डोरी बांधकर फूला सूता की तरह पाँव जमीन पर थरथराए। देखें तो सही उसके पाँवों की थिरकन से तलैया कहीं काँपती है या नहीं। तलैया तो नहीं काँपी, काँपनी भी नहीं थी। बचपन में उसकी ताई यानी गांव भर की मौसी ने एक बार समझाया था, सरस्वती चूड़ी की दुश्मन होती हैं।
ताई अपने ज़माने की तीसरी पास थीं, बड़ी सुंदर बारीक सी लिखावट थी उनकी। कहने लगीं, बाबू स्कूल भेजे के बहुत कोशिश की हन, हमहिन नाए गए। लड़कैयाँ रहे, स्कूल गए होइत तो आज काहे के दूसरे के मुँह जोहित। फिर झट अपना मुँह आंचल से पोंछ लेती, मानो बेटे बहू की उपेक्षा जग जाहिर न करना चाहती हूँ। होता यूँ था कि शादी ब्याह में मनहारिन अम्मा की चूड़ियों से भरी टोकरी अर्चना को बहुत आकर्षित करती थी। हरी नीली लाल कांच की चूड़ियाँ, उस पर कहीं कहीं सुनहरे बूटे। उनके आते ही बच्चे घेर कर बैठ जाते। कांच की चूड़ियों की तरह मनहारिन अम्मा की बातें भी खूब खनकदार थीं। रंग बिरंगी डिब्बियों का खजाना और कपड़े की तह के नीचे और कीमती खजाना। अर्चना को उनकी दौरी इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी दुनिया लगती, पर उम्र बढ़ने के साथ उसने इस दौरी को भी देखना लगभग बंद कर दिया था। उसे इतना समझ आ गया था कि विद्या माता के सहारे ही वो अच्छी ज़िंदगी जी सकती है। वैसे तो ये दौरी सभी औरतों के लिए कौतुक भरा खजाना ही था। चूड़ी पहननी हो या ना पहननी हो, लेकिन देखने में क्या जाता है। बचपन में तो लड़के भी दौरी घेर कर बैठ जाते थे। शुरू शुरू में उनको एक आध काली चूड़ी पहना कर बहला दिया जाता था और बाद में मर्द चूड़ी नहीं पहनते कहकर फटकारा जाता। इन्हीं सब के बीच मौसी ने कहा था, जो लड़कियां साज श्रृंगार में लगी रहती हैं उनके पास विद्या माता नहीं आती। विद्या माता को चूड़ी से सौतिया डाहा है। उस दिन से अर्चना ने चूड़ी को यूं देखा जैसे वो विद्या माता का आशीर्वाद छीनने आई हो। जब कभी उसने अपने हाथ में चूड़ियाँ डालीं, उसकी खनक खुशी और भय की अजीब पहेली में बदल गई और इन चूड़ियों के रहस्य का सिरा उसे कभी न मिला। नींद अपने उफान पर थी। अचानक उसे लगा कि वो जोर से बिस्तर पर से गिरी। उसकी चीख निकल गई। नाउन ने कसकर उसको दबाया। पूरे मंडप में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अर्चना के हाथ चूड़ियों से भरे थे और पांव बारीक घुंघरुओं के छागल से, लेकिन न पाँव में नाचने की ताकत थी और न ही हाथों में खनकने की। अभी शाम को ही तो बारात आई थी उसकी। 10वीं कक्षा में प्रथम आने का उपहार था ये विवाह। विद्या माता गांव के सरपत में शायद रास्ता भटक गई थीं। कभी रंग बिरंगे कपड़े उसको ललचाते तो कभी डराते। देर रात तक महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती गाती। इन सब के बीच वे अचानक एक करुण राग छेड़ देती, जिससे हर चीज़ उदासी में भर जाती। कस रात अइले हो रामा, रेंगनी हो कटवा। अर्थात कैसी रात आई है ईश्वर, जैसे रेंगनी का कांटा चुभ रहा हो। आज तो आई हैं ओ बेटी जुल्मी मलहवा, गंगा बीच जलियां हो डरी हैं, होई जाबू सपनवा। दिन में चावल चुनते हुए भी वही करुण राग। सदियों से करुण राग गाया जा रहा था। अर्चना को पक्का यकीन था कि चावल के दानों में भी उदासी भर गई है। बारात आ गई। उसका मन फिर से बाजे गाजे की धुन में खो गया। वो भी सबकी तरह छत पर गई। इतनी रोशनी गांव की अंधियारी रात में। ऐसा उत्सव, दूल्हा रथ से आया है। अर्चना ने कभी रथ नहीं देखा था, लेकिन ये तो उसी की बारात है। हिस्टीरिया दरअसल सेक्स की बीमारी है। मास्टर चंद्रभान ने सबकी जानकारी में इजाफा किया। वो स्वयं महिलाओं की हर समस्या को हिस्टीरिया ही समझते थे और स्वयं को इस इलाज में पारंगत। अर्चना के दांत बैठ गए थे, शरीर अकड़ता जा रहा था। अब नाउन के बस में उसको दबाना न रहा। मंडप पे बैठे सब लोग उसको पकड़ने टूट पड़े। दो दो लोगों ने मिलकर उसके पांव पकड़े, लेकिन उसके शरीर में अदृश्य ताकत भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेरनी कमज़ोर पिंजड़े को तोड़ देगी। हूँ की हुंकार के साथ अर्चना चिल्ला रही थी, तूने मेरा मंदिर क्यों नहीं बनवाया? अम्मा बाबू समेत सब घर के लोग पुरानी मनौतियाँ याद करके देवी को दुहाई दे रहे थे। बारात उठ चुकी थी। मंडप के बीचों बीच बांधे गए काठ के सुग्गे को भी काठ मार गया। उसे भी किसी ने नहीं लूटा। अर्चना जोर जोर से चीख रही थी। शब्द और वाक्य सिर्फ बड़बड़ाहट ही लग रहे थे। फिर वो जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो पुरानी अर्चना में तब्दील हो गई। पीली साड़ी में लिपटी इस झुराई से लड़की में जैसे कोई जान न थी। कस के पकड़ने वालों को भी अर्चना के कमज़ोर हाथ पांव पर तरस आ गया। बहरहाल बाजार से आए डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया और अर्चना सो गई। उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह पूरे घर गांव के लिए मनहूस थी। इससे पहले गांव में कोई बारात यूँ नहीं लौटी थी, लेकिन अर्चना के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। उसे तो एक लाइसेंस मिल गया था, जब तब मुस्कुराने का। सनई के बीजों को बांध कर नाचने लगती। देवी का प्रकोप जानकर घरवालों ने मंदिर बनवाया। नाटक समझकर छोटे चाचा ने बांस की कईन से पीटा।
लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। दिन बीते, अर्चना भी थोड़ा संभलने लगी। अम्मा ने समझाया, बिटिया रामराजी फुआ ससुरे से लौट आई रहीन, देखा आज उनकर हालत, दिन भर गोबर पाथत बीतत बा। ये बात अर्चना के लिए नई नहीं। गांव की हर लड़की को रामराजी फुआ का उदाहरण दिया जाता था। पता नहीं सच क्या है, फुआ आज से 35 साल पहले क्यों लौटी रही होंगी। कहते हैं ससुराल से रोते रोते अपने बाबू के एक्का के पीछे पीछे भाग आई थीं। उसके बाद उन्हें कोई लेने नहीं आया। जहाँ गाय गोरू बंधे थे वहीं एक कोठरी में रहती हैं। अर्चना को तो वो एकदम खड़ूस लगती हैं। उनके घर वाले चाहे उनको एक रोटी गत से न दें, लेकिन मजाल कोई एक खर भी उस घर का उठा ले। पहरेदार हम उनके नाहे के होइत तो कुल बेच देइत। अर्चना खिलखिलाकर माँ को चिढ़ाती। अम्मा जब अर्चना को न समझा पाती तो आप ही बड़बड़ाने लगती। कुल दोस्त हमरे अहे, ना स्कूल भेजे होइत ना ई दिन देखित। वैसे अम्मा अपना दोस्त जिसे मानती थी उसी को फिर करती। 11वीं में नाम लिखाने का पैसा भी उन्होंने ही दिया और बाद में बाबू को भी समझाया। देखा एक बिटिया है, दुई न चार, ऐसे मन मार के राखब नाई नीक लगते। अर्चना 11वीं 12वीं गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ गई। शादी का दबाव अभी ज़्यादा नहीं बना। रिश्तेदारी को भी पुराना किस्सा भुलवाने के लिए वक्त देना था। 12वीं के इम्तहान के बाद मनोज बुआ उसे कानपुर लेवा लाईं, शौर गुण सिखाने के लिए। समय बहता पानी है, ठहरता ही नहीं। हर हर करता द्रुत जल सब बहा ले जाता है। बड़ी बड़ी चट्टानें उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाएं, या तो वो उसे तोड़ देगा या ठीक बगल से उसे धता बताते हुए निकल लेगा। पत्थर कितना भी अड़ा रहे उसका रूप रंग तो बदलेगा ही। जल की कितनी लहरें गुजरी, सब आप बीती उस पर खिंच ही जाएंगी। पूरी धरती पर बिखरे तमाम आकार प्रकार के पत्थरों को तो इन्हीं थपेड़ों ने गढ़ा है। कानपुर एक नई दुनिया थी, चमकती रोशनी और ढेर सारे रिक्शों की ट्रेन। बचपन से ही अर्चना को बहुत लुभाता था ये सब कुछ। यहाँ घर की ज़रूरत और मनोज बुआ के खुले स्वभाव दोनों ने अर्चना की मदद की। उन दिनों दूध का पैकेट लेने अमूल के बूथ तक जाना पड़ता था। दूध लाने के साथ साथ उसने सड़कें पहचाननी शुरू की, सब्जी वालों से मोल भाव करना शुरू किया और सबसे मज़ेदार बात कि किराए पर साइकिल लेकर चलाना सीखा। मनोज बुआ उसकी सगी बुआ नहीं थी, बाबू के रिश्ते में आती थी, शायद बाबू की बुआ की बेटी। कई बरस पहले उनका परिवार कानपुर आ गया था। दादा लाल इमली में काम करते थे, यहीं उन्होंने अपने बेटे बेटियों का विवाह किया। ये विवाह कुनबे की निगाह में बहुत चढ़ा। न जंतरी देखी न पत्रा, गोत्र भी समझ से परे। जो भी हो, बाबू की बुआ के बड़े एहसान थे अर्चना के घर पर। जमींदारी टूटते समय अर्चना के बाबा ने कई बीघे ज़मीन अपनी बहन के नाम की थी। कहाँ इतने ईमानदार लोग होते हैं। बुआ ने बाद में सब ज़मीन वापस कर दी, शीशम वाले बाग को छोड़कर। अब इतना तो होता रहता है। समरथ को नहीं दोस्त गुसाई, यह कहो गांव में किए हो तो देखते हो। साहेब बहू आज भी तंज करने से बाज ना आती, लेकिन मनोज बुआ जैसे झरझर झरना हर शादी ब्याह में गांव में ज़रूर आती। बुआ के पति उर्फ विनय शर्मा अपने कर्म में भी विनयशील थे। मोहल्ले के सज्जन लोग बेकार हो गए। ताश की मंडलियां बनी, जुए के अड्डे सजे, शराब के ठेकों की ऐश हो गई, लेकिन शर्मा जी इन सब में कभी न शामिल हुए। ऊपर वाले की कृपा कहें या चुन्नीगंज हाथे की बनावट, इस हाथे में ज़्यादातर दलित लोग रहते थे। सरकार ने कामगारों को बहुत पहले ज़मीन लीज पर दी थी। कंपनी बंद होने के कुछ साल बाद लीज का वक्त भी पूरा हो गया था। घर खाली करने का आदेश मिला। शर्मा जी ने यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया, वकील किया और केस जीत गए। जो भी हो, इस तबाही और आबाद होने की दास्तान में उनकी किराने की दुकान चल निकली। मनोज बुआ भी अपने नाम के हिसाब से थोड़ी मर्दाना थीं। लड़ाई मार धाड़ रहटो बेखटकों में जिंदाबाद। बस उनका एक दुख और एक ही दुखती रग थी कि कोई औलाद ना हुई। अर्चना माई के आने पर उनका बड़ा आदर भाव करती थी। गांव के पोखर के किनारे पर बहुत सुंदर मेहंदी की बाड़ थी। उसकी कुछ एक डाल तो पोखरे के पानी को भी छूती थी। अर्चना घंटों मेहंदी के पत्ते सुरुकती, कई जतन करके सिलबट्टे पर मेहंदी पीसती और अपने सिंदूरी हाथों से बुआ को लगाने बैठ जाती। ये उसका सबसे पसंदीदा शौक़ था। वैसे उसका ये शौक़ छुटकी चाची से आया था। छुटकी चाची यानी अंजू
बहुत ही कच्ची उम्र में चच्चा से ब्याह हो गया था उनका। चच्चा CRPF में जवान थे, तब चाची 13 साल की थी। चाचा के साथ उन्होंने कई शहर भी देखे थे। वो बताती हैं, तुम्हारे चाचा परेड में जाते थे बाहर से ताला लगाकर। हम आंगन में अमिया के पेड़ पर चढ़कर दूर से परेड देखते थे और पत्तों से सैकड़ों ताला बनाते थे। कोटा, बांदीकुई जैसे शहर और कई राजस्थानी गाने चाची को बखूबी याद थे। चूड़ा तो मेरी जान, चूड़ा तो हाथी दांत को। 12 साल पहले चाची को चाचा गांव छोड़कर गए थे। सूरज तब गोदी में था। कई साल तो उन्होंने अपना पता नहीं दिया। देवी देवता, शहर, कस्बा सब ठिकाने चाची ने ढूंढा, कोई पता नहीं। अर्चना ने चाची के हर दिन देखे थे। 6-7 साल पहले पता चला कि चाचा पास के लखनऊ में किसी नर्स के साथ रहते हैं। जिस औरत का पति मर गया हो, वो बच्चों को पाल पोस कर सती हो रही हो, समाज उसकी इज्जत करता है। लेकिन जिसका आदमी छोड़कर भाग गया हो, उस औरत में ठूंठ भी खोट ढूंढता है। बरसों पहले विधवा हुई जगमौसी उनको ताना मारने से नहीं चूकती, और चाची विधवाओं के विभिन्न प्रकार बताने से। चाची भी कम नहीं थी। सुना सुना कर कहती, आस राण पास राण, राण रड़क्का रड़बस्सा, लगावा बिटिया मेहंदी। कई बार तो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे को तंज करती, जैसे अपनी हालत का मजा ले रही हों। मनोज बुआ के आने से ऐसे लगता जैसे बड़के तालाब का पीपल तक झूम उठा है। का भौजी का बनावत था, कह के किसी के भी घर पहुंच जाती। टोला टोली आउब जाब यानी आना जाना नहीं में ज़्यादा नहीं पड़ती। उत्तर टोला हो या दक्षिण टोला, सब में मस्त। कटहर फरेला कचनार छोटी ननदी, आवा चली बेच आई गाजीपुर बाजार छोटी ननदी। गा गा के वो और गुलबिया खूब नाचती। एक पल को यूं लगता कि ये भभनौटी, चमरौटी, ठकुरान इन दोनों ने तो नहीं ही बनाया है। भौजी बिट्टी का अपना ही रिश्ता था दोनों में। वैसे अर्चना के साथ प्राइमरी स्कूल में सभी जात बिरादर के लोग पढ़े थे, लेकिन बड़े होने के बाद दूसरे टोले में बुआ के साथ ही जा पाई थी। कहो तोरे लगे गुड़ चीनी नायबा, कहकर बुआ मज़े से खान पान शुरू कर देती। अर्चना को बुआ ही एक सहारा लगती। उसे लगता कि शादी ब्याह के इस बवंडर से बुआ उसको बचा लेंगी। यूँ तो अर्चना दिन में भी सपने देखती थी, जैसे बुआ ने बाबू को मना लिया है, वो उसे कानपुर ले गई हैं, वो नौकरी करने लगी है, गांव लौटी है, गांव के लोग उसका बखान कर रहे हैं। ये सपना इतना साफ सुथरा था कि उसे लोगों के डायलॉग भी सुनाई पड़ते, लेकिन फिर अगले पल कच्चे सपने में पानी की कुछ बूंदें पड़ती और इस झाग में जरा सा सच मिलता। लेकिन इतना सा सच कि कानपुर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में उसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया। उसे फिर सपने की दुनिया में ले जाता है। कानपुर में घर का काम उसे कुछ लगता ही नहीं। बीच बीच में फूफा की दुकान भी देखती। इस बीच उसको 3 बार दौरे पड़े। पहली बार घर जाने के नाम पर, 2 बार घर जाकर। लेकिन बहुत दिनों तक ये सब कुछ यूँ नहीं चला। BA सेकेंड ईयर का इम्तिहान ख़त्म होने के बाद गांव से बुलावा आ गया। दूसरे की लड़की के मामले में मनोज बुआ भी कुछ नहीं कर सकती थी। अधूरी पढ़ाई, अधूरे सपने के साथ अर्चना का ब्याह हो गया। शादी के दौरान दौरा पड़ा या नहीं वो खुद भी नहीं जानती। अब की बार तो उसने सबका मुखर विरोध किया। जो न कहना था वो सब कहा। सबके चरित्र की बखिया उधेड़ दी, खूब रोई चिल्लाई, और तो और पुलिस की भी धमकी दे दी। वैसे इस धमकी के बाद वो खुद ही डर गई। पुलिस वाले तो बदनामी करेंगे, उल्टे घर वालों से पैसा भी लेंगे, सोच कर वो और रोने लगी। आंगन में शादी का बांस गड़ा, 7 पुश्तों के पितरों को जगाया जाने लगा। गांव भर की सुहागिनें इकट्ठा थीं। तोरी ओखरी बाटे अनारा देई, शिव प्रसाद राम का मूसर, तोहरे हो अचरे नौमन चाउर होई। धान जे हुई तो राजा का मूसर, रानी के ओखर तोहरे हो अचरे नौमन चाउर होई। पुरखे पुरनिया जाग गए। पुश्तों के मूसर और ओखर परिवार के शुभ काम में इकट्ठा हो गए। माई के गीत की तरह बसवा कटावे चले राजा दशरथ, गड़ेगा उंगरिया खपीच। अर्चना के मन में तो खपीच यानी बांस की गहरी फांस पड़ गई थी। खैर उसको दौरा नहीं पड़ा। गांव वाले के मुताबिक मंदिर बन गया था इसलिए। मास्टर चंद्रभान ने कहा, देखिए हिस्टीरिया एक सेक्स से जुड़ी बीमारी है। अब लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विदाई के समय गले मिलते समय वो रोई नहीं। उसकी आंखें एकदम सूख गई थीं। कार में कब वो बैठी, बगल में गांठ जोड़े कौन बैठा था और ये कौन सा बच्चा बीच में बिठाया गया है, उसने ये भी नहीं सोचा। वो झीने पर्दे से चुपचाप खिड़की की ओर देख रही थी। अमराई गई, मंदिर गया,
समरू बाबा का थान गया। लंबी सड़क, सरपत, ऊंचा नीचा रास्ता, दूर पतली सी नदी, झुरझुर हवा। अर्चना को नींद आ गई, एक ऐसी नींद जिसमें सारे दुख कहीं खो गए। उसका मुंह जरा सा खुल गया और बचपन की तरह लार की एक पतली धार निकलने लगी। कहते हैं कि आग को ज़्यादा खंगालो तो आग बुझ जाती है। यूं तो वो चुपचाप भी सुलगती रह सकती है। ससुराल में एक पड़ोसी के यहाँ नई बहू के आने पर गांव में फिर वही नृत्य संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा घटा कि अर्चना को बरबस हंसी आ गई। गांव की एक दूसरी बहू गाना बजने के साथ नाचने लगी। बहुत नाची, इतना कि बजाने वालों के हाथ भर उठे। बजाने वालों के साथ आया नचनिया किनारे खड़ा हो गया। बहू नाचती गई और नाचते नाचते गिर गई। सबने पानी पिलाया। हवा की तो पता चला कि उसे नाचते नाचते तान आ गया था और यहीं से अर्चना की संजू से दोस्ती हो गई। खग ही जाने खग की भाषा। वैसे तो अर्चना ने जुमला कई बार सुना था, लेकिन कभी भी इसका सीधा अर्थ नहीं समझी। अब की बार उसने उसे सही अर्थों में समझा था। एक ही हालात में पले बढ़े लोग कैसे अलग अलग बन जाते हैं। संजना यानी संजू की जिंदगी अर्चना से अलग नहीं थी, लेकिन वो अर्चना से अलग थी। अर्चना आधी बातें मन में करती, आधी बाहर। संजना के भीतर खामोश दीवारों का जाल नहीं था, वो सोचती भी बोल बोल कर थी। कुकर, चूल्हा, चलनी छलनी सबसे बातें करने वाली संजना का विवाह ऐसे लड़के से हुआ जो 10 बार बोलने पर एक बार हुंकारी भरता था। संजना की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। पिता और 3 छोटे भाइयों के साथ मुंबई के कांदीवली की चाल में बड़ी हुई थी। कांदीवली का ठाकुर तबेला था तो उसके गांव जैसा ही, लेकिन था तो मुंबई में। बोली, भाषा, चाल ढाल सब में संजना थोड़ी मराठन हो गई थी। उन्हीं की तरह आँख और हाथ नचा नचा कर बोलती थी। आजकल की लड़कियां ऐसे आँख नचाए नचाए बोलते थे कि बनारस के पतोरियन भी फेल हो जाएं। उसकी ताई ने डंक मारा था, वो भी उल्टा डसने से नहीं चूकी। तब्बे बड़का बाबू मुनीमी करत करत कुल उन्हन के गोड़े धई आयन। जहर चढ़ा, ताई ने खूब सरापा। माई खाई लेगवा, जहाँ जहिए उहों सत्यानाश हो जाई। वैसे संजना को खुद भी यही लगता था कि जहाँ जाएगी वहाँ सत्यानाश हो जाएगा। बिना माँ की बेटी शहर गांव का सब सुख देख चुकी थी। विवाह बंधन है या मुक्ति, ये बहस कहीं और होगी। संजना को तो वो अपने और अपने परिवार के दुखों को कम करने की दवा ही दिखता। कहीं ना कहीं उसे भी ये एहसास था कि वो बोझ है। वैसे इस बोझ को हल्का करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। कांदीवली की चाल में दिन दिन भर बैठकर पत्ते पर बिंदियाँ चिपकाईं, बारीक मनकों की माला गूंथी, लेकिन वक्त के साथ बोझ होने का एहसास बढ़ता ही गया। कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है, तो क्या दुख भी दुख को खींचता है? जरूर ऐसा ही होगा। संजना ने पति की आवाज़ के साथ एक गहरी हकलाहट सुनी। ई का है, दुल्हा सज्जन है, बोलता नहीं का मतलब अर्चना को समझ आ गया। उसका पति बहुत ज़्यादा हकलाता था। तुतरू बहू थी संजना। विवाह के 7 भंवर औरत को अपने घर से कितना दूर कर देते हैं। कहते हैं संजना चौथी में ही अपने मायके लौट गई थी, लेकिन 2 चमकीली साड़ियों के साथ अब की जो विदा होकर आई वापस नहीं गई। सृष्टि के संबंध हर आदमी औरत में होते हैं। कभी दुल्हन अम्मा ने किसी क्षण अर्चना से कहा था। उस दिन जब ठाकुर चंद्रपाल सिंह अपनी पत्नी को मारते मारते उसके गांव तक खदेड़ आए थे और उनकी पत्नी घर की कोठरी में छिप गई थी, तब भी अर्चना के मन में ये बात कौंधी थी और ये बात उम्र और अनुभव के साथ बड़ी होती गई। रिपुन बहू, जिसके मसूड़े पायरिया से ग्रस्त होकर एक गंदी भभक भरी दुर्गंध छोड़ते थे, क्या उसके पति का भी उसके साथ सृष्टि का संबंध होगा? और खुद मास्टर चंद्रभान मिश्र फ्रेंची पहन बाल में खिजाब लगाए दूसरी औरतों के उन्नत उरोज देखते थे, क्या उनकी पत्नी से भी उनका सृष्टि का संबंध होगा? दुल्हन अम्मा ने शायद उसको ऐसी कोई गूढ़ बात बताई थी जिससे अर्चना की दुनिया हमेशा के लिए गीली हो गई थी। कोई भी औरत हो, सृष्टि के संबंध तो बन ही जाते हैं। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी, उसकी उंगलियों से सरसों के फूलों पर भरा मखमली पाउडर झर गया और तब से सृष्टि के संबंध के नाम के साथ ही उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ जाती। ससुराल की पहली रात इस संबंध की पुष्टि थी। वो शरीर और आत्मा दोनों से इस संबंध के खिलाफ खड़ी थी। दोनों को बहुत चोट लगी। जैसे जैसे दिन बीता ये चोट गहराती गई। पट्टी प्रतापगढ़ का ठहरा सा गांव रानीपुर।
बसवारी, पोखर, अमराही और दूर दूर खेत से घिरा था। अर्चना ने कभी दिन के उजाले में ये गांव नहीं देखा। पोखर के किनारे खड़ा विशाल पीपल का पेड़ रात के अंधेरे में उसको कभी भुतहा नहीं लगा। हमेशा उसको अपने गांव खींच कर ले जाता। इस पेड़ से उसको राग था। ससुराल के बाकी लोगों से उसने एक ऐसा संबंध बनाया था जो राग विराग से कोसों दूर था। अच्छी सुघड़ बहू है, जाओ तो पीढ़ा पानी करती है। लेकिन कितने दिनों बाद अर्चना को सचमुच प्रसन्नता हुई थी जब संजना को बैंड की आवाज़ पर तान आ गया था। अर्चना शादी के 1 महीने बाद मायके आई। निर्जर अर्चना किसी खामोश पोखरे की तरह हो गई थी। लोगों ने खोदा विनोदा कि कहीं से इस खामोशी का सुराग मिले, लेकिन हाथ कुछ ना आया। अम्मा ने सुझाया कि कुछ दिन अर्चना को कानपुर भेज दो, मन बहल जाएगा। माँ बाप भी अजीब होते हैं, जिस बच्चे को कैसे कैसे जिलाते हैं, जिसकी एक किलकारी पर सातों जहान लुटाते हैं, वही अपने संस्कारों के चलते अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा रुलाते हैं। अर्चना छोटी थी तो माँ ने ही पढ़ने लिखने की ओर प्रेरित किया था। बाबू गांव भर से कहते नहीं थकते थे कि अर्चना को 40 तक का पहाड़ा याद है। लेकिन बचपन क्या गया, पिता का प्यार कोसों दूर चला गया। उसकी पसंद की एक फ्रॉक दिलाने के लिए बाबू दुकान दुकान छान मारते थे, लेकिन जब वो सचमुच अपनी पसंद नापसंद कहने लगी तो उसे यूँ देखते जैसे वो उनकी जन्म की दुश्मन हो। अर्चना को तो बाबू ने पाला था और बाबू को उनके समाज के नेत नियम ने। गांव समाज के अनकहे नेक नियम उनके रोए रोए में बसे थे। वे पत्थर की लकीर थे और अर्चना के आंसू पानी। लेकिन कोई यूं भी पत्थर नहीं होता। कहते हैं आदमी अपने बच्चे से हार जाता है। बाबू हार रहे थे। उन्होंने अर्चना का BA 3rd ईयर का फॉर्म खुद ही जाकर भरा था कानपुर में। इम्तिहान का समय आने वाला था कि ससुराल से बुलावा आ गया। अर्चना एक बार फिर से सन्न थी। उसे उम्मीद थी कि घर वाले उसे विदा नहीं करेंगे, आखिर उसका इम्तिहान है। लेकिन वे सब अपनी मजबूरी जता रहे थे। अर्चना के ससुर उसको लेने आए। अम्मा लोक लाज की दुहाई दे रही थीं और इन सब के बीच उसका सूटकेस तैयार कर दिया गया। तभी अर्चना के जी में न जाने क्या आया। उसने चाची के घर पर अपने ससुर से सीधे बात करने की सोची। वो पिताजी, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, हमारा फाइनल ईयर का इम्तिहान है, आपका बड़ा एहसान होगा। ससुर साहब ने सिर्फ हुंकारी भरी। अर्चना ने इतनी सी बात करने के लिए सारे देवी देवताओं से ताकत मांगी थी, लेकिन ग्रह नक्षत्र सब उल्टे हो गए। सुबह पूरे घर में सुगबुगाहट शुरू हो गई। छुटकी चाची उसको साड़ी पहनाने आई। विदाई होना तय था। ससुर साहब बड़े नाराज़ थे। ये सब हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, आपने बहुत मन बढ़ाया है। अर्चना अड़ गई थी कि वो नहीं जाएगी। पहले तो औरतों ने समझाया, फिर एक एक करके घर के पुरुषों ने जिम्मा लिया। साम दाम दंड भेद सब उपाय आज बौने पड़े। इसी बीच उसके ससुर आंगन में आ गए। ये नाटक बंद करो, यदि आज विदाई नहीं हुई तो इसको यहीं रखो। ये सब इज्जतदार लड़कियों के लक्षण नहीं हैं। हाँ, हम बदमाश हई न जाब। अर्चना बोलते बोलते विकराल होने लगी। उसका शरीर ऐंठने लगा और मुंह से फुफकार के साथ झाग निकलने लगी। उसकी आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। ठकुरान, बभनौटी, चमरौटी सब में ताल तलैया हिल गए। शादी के सगुन वाला आंगन का बांस कांपने लगा। सुरसत्ती देई, अनारा देई सहित पुरखों की आत्मा चिहुक गई। वे कांपने लगीं। आंचर से चाउर झर गया। पूरे परिवार में साहस नहीं था कि कोई कुछ बोलता। ससुर साहब वापस लौट गए। कहते हैं इस बात को बीते 20 बरस हो गए। अब यहाँ लड़कियाँ साइकिल से स्कूल जाती हैं और यहाँ अब यदि कोई लड़की ना कहती है तो बारात वापस लौट जाती है। हिस्टीरिया फैल चुका है। ये महिलाओं में सेक्स से जुड़ी बीमारी है। अब तो ये बेहद गंभीर और लाइलाज बीमारी हो गई है। मास्टर चंद्रभान रोज़ बड़बड़ाते हैं। अभी आप सुन रहे थे सविता पाठक जी की लिखी हुई कहानी हिस्टीरिया। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक भी करिएगा और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।